हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीडीसी नर्सिंग। आज का हमारा टॉपिक है ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल एक न्यूरोलॉजिकल असेसिंग स्केल होता है जिसमें पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है उसके अल्टर्ड मेंटल स्टेटस के लिए या उसका कॉन्शियसनेस लेवल चेक करने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द ग्लासगो कोमा स्केल। जीडीसी नर्सिंग के द्वारा आपको डेली नर्सिंग क्विज अवेलेबल है। आपको प्ले स्टोर से जीडीसी नर्सिंग ऐप डाउनलोड करना है। 10 रुपीज में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलने वाली है। तो सारे नर्सिंग कॉम्पिटिटर्स प्लीज जीडीसी नर्सिंग का ऐप डाउनलोड करें और डेली नर्सिंग क्विज अटेम्प्ट करें जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। नेक्स्ट, व्हाट इज ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल क्या होता है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि ग्लासगो कोमा स्केल एक न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है जिसमें पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक किया जाता है। पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल कब हम चेक करते हैं, जब पेशेंट को कोई ब्रेन इंजरी हो गई हो या फिर पेशेंट को किसी भी टाइप का या पेशेंट का मेंटल स्टेट किसी भी टाइप से अल्टर्ड हो रहा हो, डिस्टर्ब हो रहा हो, तब हम पेशेंट को के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है ग्लासगो कोमा स्केल लेवल चेक करना, कॉन्शियस लेवल चेक करना। तो बात करते हैं हम ग्लासगो कोमा स्केल की, जिसका इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि ग्लासगो कोमा स्केल कब और कहाँ पब्लिश किया गया था और इसको डेवलप किसने किया था। तो द ग्लासगो कोमा स्केल वॉज पब्लिश्ड इन 1974। 1974 में ग्लासगो कोमा स्केल को पब्लिश किया गया था बाय ग्राहम टीजडेल एंड ब्रेयान जे जैनेट के द्वारा हमें ग्लासगो कोमा स्केल पब्लिश हुआ है। कहाँ पर, ये कौन थे, ग्राहम टीजडेल एंड ब्रेयान जे जैनेट। So, professors of neurosurgery at University of Glasgow Institute of Neurological Science, Scotland and UK. ग्लासगो सिटी जो कि स्कॉटलैंड में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर ग्राहम टीजडेल एंड ब्रेयान जे जैनेट जो कि प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी एट यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में है, इन्होंने 1974 में हमें ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में बताया था और इसके सारे फीचर्स के बारे में हमें पेशेंट के लिए कितना यूजफुल या कितना हेल्पफुल है कि हम पेशेंट की न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कर सकते हैं इस ग्लासगो कोमा स्केल के थ्रू। तो चलिए हम इसको देखते हैं आगे। सो डेफिनेशन of Glasgow Coma Scale is a neurological assessment tool used to assess the level of consciousness of a person का कॉन्शियसनेस लेवल चेक करने के लिए हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं जिसको बोलते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। Okay, the second definition is the Glasgow Coma Scale is a clinical scale used to reliably measure a person's level of consciousness after a ब्रेन इंजुरी। ब्रेन इंजुरी के बाद अगर किसी भी पर्सन में किसी भी टाइप की अल्टर्डनेस हो रही है, मेंटली पेशेंट थोड़ा अल्टर्ड हो रहा है, किसी भी टाइप के रिस्पॉन्सेस नहीं हो रहे, सेंसरी रिस्पॉन्सेस नहीं हो रहे, मोटर रिस्पॉन्सेस नहीं हो रहे, उस टाइम पे हम पेशेंट को असेस करते हैं जिसको जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कहलाता है, जिसे हम कहते हैं क्या, ग्लासगो कोमा स्केल। ओके, ग्लासगो कोमा स्केल को असेस करने के लिए पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। जो 3 पैरामीटर्स हम ग्लासगो कोमा स्केल में यूज करते हैं वो है आई रिस्पॉन्स, मतलब पेशेंट हमारे बातों से या पेशेंट खुद से हमें आई रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब पेशेंट आई ओपन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये हम चेक करते हैं आई रिस्पॉन्स के अंदर। नेक्स्ट वन इज वर्बल रिस्पॉन्स, पेशेंट कम्युनिकेट कैसे कर रहा है और या कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये हमें देखना है वर्बल रिस्पॉन्स में। एंड द थर्ड पैरामीटर इज मोटर रिस्पॉन्स, पेशेंट अपना एक्सट्रीमिटीज का यूज कर पा रहा है या कोई उसे प्रॉब्लम हो रही है या एबनॉर्मल कंडीशन या एबनॉर्मल मोटर रिस्पॉन्सेज हमें पेशेंट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट इज GCS स्कोर। GCS स्कोरिंग दैट मीन्स ग्लासगो कोमा स्कोर,
ठीक है। ग्लासगो कोमा स्केल स्कोर कैसा होगा, मतलब कि हमें पेशेंट को जब असेस करना है तो हम क्या बताने वाले हैं कि हाँ पेशेंट इस कंडीशन में, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो पेशेंट को हम एक जो ग्लासगो कोमा स्केल है, स्कोरिंग है, स्कोरिंग के अकॉर्डिंग हम पेशेंट का कंडीशन बता सकते हैं कि हाँ पेशेंट में इस टाइप की माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कंडीशंस डेवलप हो गई है या हो रही है। क्लियर है। तो फर्स्ट आपका जीसीएस स्कोर क्या है, जीसीएस स्कोर है 3 to 15, जिसमें मिनिमम स्कोर है आपका 3 एंड द मैक्सिमम स्कोर इज 15। ये 3 और 15 कैसे है इसे हम आगे देखेंगे, जो आपको इजीली समझ में आ जाने वाले हैं। यूजेस ऑफ जीसीएस स्केल, क्या यूज है आपके जीसीएस का, ग्लासगो कोमा स्केल का न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में या पेशेंट पर क्या यूज है, क्यों हमें करना है। तो फर्स्ट आपका यूज है टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट अलर्ट है, अवेयर है हर चीज से, ये चेक करने के लिए हम देखते हैं कि पेशेंट प्रॉपरली हमसे हमारे सारे रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। So first use is to assess the level of consciousness. Next, to rapidly examine the neurological function. To rapidly examine the neurological function, जिसमें पेशेंट न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, दैट मीन्स अगर हम कहीं पर पेशेंट को मार रहे हैं तो पेशेंट फट से फ्लेक्स कर रहा है अपने आर्म्स को या प्रॉपर पर्टिकुलर पार्ट को अपने, तो ये सारी चीजें हमें चेक करना है कि पर्सन का न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट या न्यूरोलॉजिकल फंक्शन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है। नेक्स्ट, टू चेक द सीवियरिटी ऑफ हेड इंजुरी एंड ब्रेन डिसफंक्शन, टू चेक द, इससे क्या होगा, इस ग्लासगो कोमा स्केल में हम हेड इंजुरी और ब्रेन डिसफंक्शन वाले पेशेंट्स का सीवियरिटी चेक कर सकते हैं कि हाँ अभी पता चल जाता है इससे कि पर्सन आई रिस्पॉन्स कर पा रहा है, मोटर रिस्पॉन्स कर पा रहा है, पर वर्बल रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स पेशेंट के ब्रेन में उसके वर्बल एरिया में, है ना, जहां जिस एरिया के सेंसरी और सेंसरी न्यूरॉन्स के वजह से या मोटर न्यूरॉन्स की वजह से हम बात कर पा रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं, ये सारी फंक्शंस जैसे हमारा न्यूरोलॉजिकली फंक्शन जैसे हमारा पॉसिबल हो पा रहा है, तो इन कंडीशंस का सीवियरिटी चेक किया जा सकता है थ्रू द ग्लासगो कोमा स्केल। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल्स टू चेक द जीसीएस असेसमेंट। टू क्या क्या आर्टिकल्स हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल है हमारा, फर्स्ट आर्टिकल इज जीसीएस परफॉर्मा, जो कि न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट चार्ट होता है, जिसमें आपको जीसीएस परफॉर्मा मिल जाता है ऊपर, जिसमें आपको स्कोरिंग करनी होती है पेशेंट को असेस करके। नेक्स्ट इज अ पेन टॉर्च और पेन लाइट भी बोल सकते हो, एंड अ ट्रे फॉर असेसमेंट ऑफ वाइटल साइन। ओके, नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ जीसीएस असेसमेंट, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जीसीएस असेसमेंट को करने के लिए, कि हमें फर्स्ट क्या करना है, कैसे हमें जीसीएस पेशेंट को असेस करना है फॉर द कॉन्शियस लेवल चेक करने के लिए, पेशेंट का पेशेंट की अलर्टनेस चेक करने के लिए, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉपर असेस करने के लिए हम पेशेंट को किस टाइप से किन किन स्टेप्स के थ्रू असेस करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज चेक में क्या चेक करना है हमें, फॉर फैक्टर्स इंटरफेयरिंग विद कम्युनिकेशन एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एंड अदर इंजुरीज। हमें पेशेंट का चेक करना है, पेशेंट प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रहा है, पेशेंट को ओरल कैविटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पेशेंट के फेस पे कोई इंजुरी तो नहीं है, ठीक है, या पेशेंट मोटर रिस्पॉन्स कर पा रहा है, पेशेंट के आईज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पेशेंट आई रिस्पॉन्स प्रॉपर कर पा रहा है। ये सारी चीजों के लिए हमें सबसे पहले पेशेंट को असेस करना है, पेशेंट को चेक करना है कि पेशेंट को किसी भी टाइप की इंजुरी तो नहीं है पर्टिकुलर पार्ट में, जहां हमें पेशेंट के रिस्पॉन्सेस को हमें देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है टू ऑब्जर्व, थ्रू दी ऑब्जर्व आई ओपनिंग, कंटेंट ऑफ स्पीच एंड मूवमेंट ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड। आई ओपनिंग, पेशेंट प्रॉपर आई ओपन कर पा रहा है, जब हम पेशेंट से बात करने जा रहे हैं, हम पेशेंट को आवाज लगा रहे हैं, पेशेंट प्रॉपरली आई ओपन कर रहा है, पेशेंट जो भी हमें कम्युनिकेट कर रहा है पेशेंट हमारे साथ,
तो प्रॉपरली वो हमसे बात कर रहा है, उसका स्पीच प्रॉपर है, उसका वॉइस जो है ऑडिबल है या नहीं है, या इनकॉम्प्रिहेंसिव स्पीच है, या इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज कर रहा है, तो ये चीजें हमें चेक करनी है। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड। पेशेंट को जब हम बोल रहे हैं अपने आर्म्स उठाने के लिए, एलिवेट करने के लिए, तो पेशेंट प्रॉपरली हमारी बातें सुनकर अपना रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये हमें ऑब्जर्व करना है और इसके अकॉर्डिंग हमें पेशेंट को स्कोर करना है। नेक्स्ट है स्टिमुलेट्स। स्टिमुलेट्स क्या होते हैं? जब पेशेंट हमारी बात, आवाज लगाने पर पेशेंट हमारी बातें नहीं सुनता है या हमें नहीं समझ पा रहा है, उस कंडीशन में हम पेशेंट के मोटर रिस्पॉन्सेस को चेक करने के लिए एक्सटर्नल स्टिमुलेट्स का यूज करते हैं, जैसे कि टैप करके या फिर पिंच करके। तो इन कंडीशंस में पेशेंट सेंसरी स्टिमुलेशंस के थ्रू पेशेंट अपना कुछ मोटर रिस्पॉन्स देता है, ताकि हमें पता लग सके कि पेशेंट का नर्व प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। ठीक है, सो स्टिमुलेट्स लाइक साउंड, स्पोकन और शाउटेड रिक्वेस्ट, की पेशेंट से हम नॉर्मली बोलते हैं उठिए, आवाज लगाते हैं, या फिर हम थोड़ा लाउडली उनसे बोलते हैं कि चलिए उठिए, आपका उनका नाम लेकर बोलते हैं। नेक्स्ट, फिजिकली हम क्या स्टिमुलेशंस देते हैं? प्रेशर ऑन फिंगर टिप, लाइक नेल बड पर हम प्रेशर डालते हैं। नेक्स्ट, ट्रेपेजियस पिंच, यहाँ पर शोल्डर ट्रेपेजियस मसल पर पिंच करते हैं। नेक्स्ट है सुप्रा ऑर्बिटल नॉच। सुप्रा ऑर्बिटल नॉच जो हमारा आई सॉकेट है, आई सॉकेट में ऊपर साइड पर हम थोड़ा नॉच पर ऐसे प्रेशर डालते हैं, ताकि पेशेंट का सेंसरी ट्राइजेमिनल नर्व हमारी फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है, ये हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेटिंग। आपको असाइन अकॉर्डिंग टू हाईएस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जर्व। जब आपने जैसे पेशेंट को चेक कर लिया है, नेक्स्ट स्टेप थी आपने ऑब्जर्व कर लिया है, स्टिमुलेट्स का भी यूज कर लिया है, देन इन तीनों प्रोसेस के बाद आपको पेशेंट को रेटिंग करनी है, आपको पेशेंट को स्कोर प्रोवाइड करना है, जो जिस तरीके से पेशेंट ने आपको रिस्पॉन्स दिया है। क्लियर है? नेक्स्ट, साइट्स ऑफ फिजिकल स्टिमुलेशन। जैसे कि स्टेप्स में हमने बात करी थी, चेक, ऑब्जर्व, स्टिमुलेशन एंड रेट। ठीक है, तो अभी चेक में हमने सबसे पहले चेक किया कि पेशेंट को पर्टिकुलर पार्ट्स पर जहां हमें, जैसे कि आई रिस्पॉन्स, वर्बल एंड मोटर रिस्पॉन्स, तो तीनों एरियाज में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम या कोई डिफॉर्मिटी है तो हमें डाटा कलेक्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो हमने ये चेक कर लिया। इसके बाद हमने जैसे बात किया कि हम स्टिमुलेट्स के थ्रू, अगर पेशेंट प्रॉपरली कॉन्शियस नहीं है तो हम स्टिमुलेट्स के थ्रू पेशेंट को कॉन्शियस या अलर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो स्टिमुलेशंस कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हमने बात किया था साइट्स ऑफ स्टिमुलेशंस में हमने देखा फिंगर टिप प्रेशर, a peripheral stimulus used to evaluate a patient's response to pain or pressure। पेशेंट क्या कर रहा है आपके, जब भी हम पेशेंट को नॉर्मली एक पेरिफेरल रिस्पॉन्स चेक करने के लिए पेशेंट के नेल बड पे प्रेशर डालते हैं, ताकि पेशेंट थोड़ा सा जल्दी से उठे और थोड़ा सा अपना एक रिस्पॉन्स दे। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रेपेजियस पिंच, शोल्डर एरिया, आपका जो शोल्डर एरिया है, ये एरिया में हम पिंच करते हैं पेशेंट को ट्रेपेजियस मसल पर, अप्लाइंग प्रेशर टू द ट्रेपेजियस मसल बाय स्क्वीजिंग इट देयर फिंगर्स। हाँ, फिंगर्स के थ्रू पेशेंट को यहाँ पर ट्रेपेजियस मसल पर पिंच करना है। दे मूव देयर आर्म टू अवॉइड द स्टिमुलस। पेशेंट क्या करेगा, इस प्रेशर को, पेन को बियर नहीं कर पाएगा और अवॉइड करेगा पेन को, तो अपना शोल्डर मूव करेगा। ठीक है, तो ये गुड साइन भी है। नेक्स्ट, सुप्रा ऑर्बिटल नॉच, आपने आई सॉकेट में अपर साइड पर प्रेशर डालना अंदर की ओर। ठीक है, अप्लाइंग प्रेशर टू द सुप्रा ऑर्बिटल नॉच टू असेस नर्व सेंसिटिविटी। इफ पेशेंट एक्सपीरियंस पेन और अ टिंगलिंग सेंसेशन, इट सजेस्ट दैट द नर्व इज फंक्शनिंग। अगर पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है या फिर किसी भी टाइप का पेशेंट सेंसेशन फील कर रहा है, पेनलेस सेंसेशन फील कर रहा है, और पेशेंट कुछ भी रिस्पॉन्स कर रहा है, मोटर एक्टिविटी मूव कर के थ्रू किसी भी टाइप का रिस्पॉन्स दे रहा है, तो पेशेंट का नर्व एक्टिवेट है या पेशेंट का नर्व फंक्शन कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, आई रिस्पॉन्स। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जीसीएस स्कोरिंग। सो
कैसे, तीन हमने जैसे पैरामीटर्स देखे थे जीसीएस के, फर्स्ट आई, वर्बल एंड मोटर रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं आई रिस्पॉन्स। आई रिस्पॉन्स में हम स्कोरिंग करते हैं 4 to 1। क्लियर है, 4 to 1। किसी भी तीनों रिस्पॉन्सेज में हम 0 स्कोरिंग नहीं करते हैं, क्योंकि पेशेंट का सबसे लास्ट स्कोर होता है। जब पेशेंट नहीं भी बात कर रहा है तो आपको उसको 1 स्कोर करना है। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट, ओपन बिफोर स्टिमुलस। ओपन बिफोर स्टिमुलस, बिना किसी स्टिमुलस के पेशेंट नॉर्मली, जैसे कि हम उसको आवाज लगा रहे हैं, हम उससे बात कर रहे हैं, उनका नाम लिया हमने तो उन्होंने प्रॉपरली अपना आई ओपन किया, हमने उनको 4 स्कोर करना है। नेक्स्ट, आफ्टर स्पोकन और शाउटेड रिक्वेस्ट, जब भी हम पेशेंट को अगर बाई चांस पेशेंट सोया हुआ आपको लग रहा है या प्रॉपर उसको नॉर्मली आवाज लगाने पर पेशेंट नहीं अपना आई ओपन कर रहा है, तो हम थोड़ा सा लाउडली उससे बोलते हैं, उठिए चलिए बात करिए, उनका नाम लेकर हम उन्हें आवाज लगाते हैं, थोड़ा साउंड्स देते हैं ना, साउंड्स के थ्रू हम पेशेंट को बात करते हैं। तो तब पेशेंट अगर अपना आई ओपन कर रहा है तो हमें उसको स्कोर करना है 3। एंड आफ्टर फिंगर टिप स्टिमुलेशन, जैसे कि हमने बोला नेल बर्ड वगैरह पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, उस कंडीशन में पेशेंट अपना मतलब प्रेशर अप्लाई करने पर पेशेंट अगर आई ओपन कर रहा है तो हमें कितना स्कोर करना है, 2। नेक्स्ट, नो ओपनिंग एट एनी टाइम, नो इंटरफेयरिंग फैक्टर। अगर पेशेंट को आईज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि कोई सर्जरी नहीं हुआ है, कोई भी बैंडेज नहीं लगी है पेशेंट को आईज पर, या किसी भी टाइप का कोई स्वेलिंग भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी पेशेंट अपना आई ओपन नहीं कर रहा है, तब हमें पेशेंट को मार्क करना है कितना, 1। क्लियर है। क्लोज्ड बाय लोकल फैक्टर्स, अगर पेशेंट को किसी भी लोकल फैक्टर्स के वजह से पेशेंट का आई क्लोज्ड है जो कि नॉन टेस्टेबल है, ठीक है, तो एंटी। इसके लिए हम रिपोर्ट्स में कुछ अलग भी डिनोट करते हैं, जैसे कि अगर पेशेंट को किसी प्रॉब्लम जैसे स्वेलिंग है, पेशेंट का आईज क्लोज्ड है, ठीक है, तो हम आई रिस्पॉन्स में लिख देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं सी। आई रिस्पॉन्स में हम रिकॉर्ड करते हैं क्या, सी। ओके, नेक्स्ट रिस्पॉन्स इज वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स में हम देखते हैं पेशेंट का कम्युनिकेशन स्किल, पेशेंट का कैसे बात कर रहा है, पेशेंट हम जो भी बातें कर रहे हैं पेशेंट कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है उसके लिए। सो फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया है वर्बल रिस्पॉन्स में, करेक्टली गिव्स नेम, प्लेस एंड डेट। दैट मीन्स पेशेंट कैसा है, ओरिएंटेड है, पेशेंट कैसा है, ओरिएंटेड है, पर्सन अपना नाम ले रहा है, वो कहाँ है वो बता रहा है, आज डेट क्या है, हम कौन हैं जो हम उनसे बात कर रहे हैं, हम डॉक्टर है, नर्स है, कौन है, ये सारी चीजों से पेशेंट अवेयर है अगर, तो हमें पेशेंट को स्कोर करना है 5। देन नेक्स्ट, नॉट ओरिएंटेड बट कम्युनिकेशन कोहेरेंटली, मतलब कि पेशेंट बात कर रहा है आपसे लेकिन वो प्रॉपरली रिलेवेंट नहीं है या कोहेरेंट नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज्ड है पेशेंट, तो हमें इसको स्कोर करना है 4। नेक्स्ट वन इज इंटेलिजिबल सिंगल वर्ड्स, मतलब कि पेशेंट कुछ वर्ड्स जैसे इनकॉम्प्रिहेंसिव वर्ड्स का यूज कर रहा है, जैसे मेरा क्वेश्चन कुछ और है, पेशेंट हमें आंसर कुछ और कर रहा है, इस कंडीशन में हमें पेशेंट को कितना स्कोर करना है, 3। जैसे मैंने उनसे पूछा आपने खाना खाया और वो बोल रहे हैं मैं बाजार में हूँ, ठीक है, मैंने उनसे क्वेश्चन किया था आपने खाना खाया और वो मुझसे कह रहे हैं कि मैं बाजार में हूँ, इस कंडीशन में हमें पेशेंट को स्कोर करना है 3। द नेक्स्ट है ओनली मॉर्निंग और ग्रोन्स, दैट मीन्स कि पेशेंट कुछ अलग टाइप का इनअप्रोप्रिएट साउंड क्रिएट कर रहा है, जैसे कि जो एक सैड साउंड भी हो सकता है, और जैसे पेशेंट इल है, पेशेंट आपसे कुछ बोल भी नहीं पा रहा है और एक अलग ही टाइप का साउंड क्रिएट करके आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, उस कंडीशन में आपको पेशेंट को स्कोर करना है 2। नेक्स्ट, नो ऑडिबल रिस्पॉन्स, नो इंटरफेयरिंग फैक्टर्स, पेशेंट का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, वो आपको किसी भी टाइप का वर्बल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है विदाउट किसी भी मतलब इंटरफेयरिंग फैक्टर्स के। क्लियर है, इस कंडीशन में आपको पेशेंट को क्या रिस्पॉन्स देना है, 1। नेक्स्ट, फैक्टर इंटरफेयरिंग विद कम्युनिकेशन, अगर ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें हम पेशेंट को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, इस कंडीशन में पेशेंट को डिस्फेजिया है, पेशेंट डिफिकल्टी टू स्पीच है, तब पेशेंट को हमें क्या डिनोट करना है वर्बल रिस्पॉन्स में, डी। अगर पेशेंट इंटुबेशन पर है,
ठीक है, पेशेंट प्रॉपरली ट्रैकेस्टमी है पेशेंट को, उस कंडीशन में हम वर्बल रिस्पॉन्स में पेशेंट क्या करेगा, वर्बल रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा तो हम पेशेंट की फाइल में क्या रिकॉर्ड कर देते हैं, टी। वर्बल रिस्पॉन्स में हम क्या रिकॉर्ड कर देते हैं, टी, ताकि जब पेशेंट थोड़े टाइम बाद ठीक हो सके तब हम वापस जीसीएस स्कोर में वर्बल रिस्पॉन्स चेक कर सके। क्लियर है। नेक्स्ट इज मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स में हम देखते हैं फर्स्ट क्राइटेरिया इज ओबेज पार्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, पेशेंट क्या कर रहा है, आपने जैसा पेशेंट से कहा है वो आपकी कमांड ओबे कर रहा है तो हमें उसको फुल मार्क्स देने हैं, दैट इज 6। ब्रिंग्स हैंड अबव क्लेविकल टू स्टिमुलस ऑन नेक। पेशेंट लोकलाइज, मतलब पेशेंट को आप पेन लोकलाइज कर रहे हैं, पेन स्टिमुलेट कर रहे हैं, तभी पेशेंट आपसे प्रॉपरली अपना मोटर रिस्पॉन्स दे रहा है। देन 5 नेक्स्ट बेंड आर्म एट एल्बो रिपीटेडली बट फीचर्स नॉट प्रीडोमिनेंटली एबनॉर्मल। जैसे कि आपने पेशेंट को प्रेशर अप्लाई किया तो पेशेंट ने क्या किया है, फ्लेक्स्ड किया, अपने आर्म को फ्लेक्स्ड किया है, बट ये एक एबनॉर्मल फ्लेक्शन नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को बचा रहा है, या वो वहां पर उसको टेंडरनेस जैसा जो भी पेन टाइप फील हो रहा है वो उससे बचने के लिए अपने हाथ को थोड़ा सा खींच रहा है। क्लियर है। तो इस कंडीशन, ये एक नॉर्मल फ्लेक्शन है जिसमें हम पेशेंट को स्कोर करते हैं 4। देन नेक्स्ट है बेंड आर्म एट एल्बो फीचर्स क्लियरली प्रीडोमिनेंटली एबनॉर्मल, जिसको हम बोलते हैं डीकॉर्टिकेट, जिसे हम क्या कहते हैं, डीकॉर्टिकेट कंडीशन, जो कि एक एबनॉर्मल फ्लेक्शन है जिसमें पेशेंट को स्कोर किया जाता है 3, जिसमें पेशेंट क्या करता है, अपना बॉडी रिजिड कर लेता है और जो अपने फीस्ट है, जो अपना हैंड्स है, ये ऐसे फ्लेक्स्ड कर लेता है चेस्ट एरिया की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सटेंड्स आर्म एट एल्बो, दैट मींस एक्सटेंशन, जिसमें जो एक एबनॉर्मल फीचर जिसमें पेशेंट को डीसेरेब्रेट बोला जाता है, ये कंडीशन में इसमें पेशेंट को स्कोर करना होता है 2। इस कंडीशन में भी पेशेंट अपने बॉडी को रिजिड कर लेता है और एक्सटेंशन मतलब कि उसके जो ये एल्बो है ये बाहर की ओर एक्सटेंड होने लग जाते हैं। ठीक है, ये हमारा एल्बो नहीं, सॉरी रिस्ट, हमारा पूरा पाम, ये सारी चीजें हमारे इस टाइप से होते हैं। डीकॉर्टिकेट में फ्लेक्शन होगा और डीसेरेब्रेट में एक्सटेंशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नो मूवमेंट्स इन आर्म लेग्स, नो इंटरफेयरिंग फैक्टर्स। देन पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट किसी भी टाइप का मोटर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, सो 1। अगर कंडीशन को किसी भी टाइप का इंटरफेयरिंग फैक्टर्स है, लाइक फ्रैक्चर है पेशेंट को, या किसी जैसे कि कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट नॉन टेस्टेबल है, देन एंड। नेक्स्ट ये था हमारा जिसमें मैं आपको एक और मोटर रिस्पॉन्स के 2 कंडीशन जो हमने अभी बात करी, डीकॉर्टिकेट एंड डीसेरेब्रेट। डीकॉर्टिकेट में इस टाइप से पेशेंट अपने आर्म्स को ऐसे फ्लेक्स्ड कर लेगा और डीसेरेब्रेट में पेशेंट अपने आर्म्स को ऐसे एक्सटेंड कर लेता है। ठीक है, तो ये 2 रिस्पॉन्सेस थे जिसमें पेशेंट मोटर रिस्पॉन्स ऐसे इस तरीके से देता है। चलिए अभी हम बात करते हैं तीनों रिस्पॉन्सेस के एक साथ कि मोटर, वर्बल एंड आई रिस्पॉन्स, तीनों आई, वर्बल एंड मोटर रिस्पॉन्सेस किस टाइप से पेशेंट करता है। तो आई रिस्पॉन्स का हाईएस्ट स्कोर है 4 एंड मिनिमम है 1। देन वर्बल में है आपका 5, मिनिमम 1, एंड मोटर रिस्पॉन्स में है 6 एंड मिनिमम होता है 1। अब इन तीनों रिस्पॉन्स जैसे 1, 1 एंड 1, ये तीनों मिनिमम रिस्पॉन्सेस को काउंट करके होता है 3, एंड आपके हाईएस्ट स्कोर जैसे कि 4, 5 एंड 6, इनको अगर हम टोटल काउंट करते हैं तो आपका होता है जीसीएस स्कोर इज 15। तो अब आपको पता चला जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जीसीएस स्कोर कितना होता है, 3:15, मतलब ये रेशियो में नहीं है, हम 3:15 स्कोर करते हैं, जिसमें 15 मैक्सिमम स्कोर होता है और 3 मिनिमम स्कोर होता है। कैसे होता है वो भी हमने अभी यहाँ पर देख लिया। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। आई रिस्पॉन्स स्पॉन्टेनियसली, मतलब कि पेशेंट नॉर्मली, अगर हम पेशेंट को आवाज लगा रहे हैं, वो नॉर्मली अगर अराउजल है तो फिर उसको हम 4 मार्क्स देते हैं। बात वॉइस चिल्लाने पर या थोड़ा शाउटेड फॉर्म में अगर हम बोल रहे हैं, पेशेंट को 3 मार्क करना है। पेन देने के बाद अगर पेशेंट आई ओपन कर रहा है तो 2, अगर नहीं पेन के बाद भी नहीं कर रहा है तो 1। नेक्स्ट पेशेंट ओरिएंटेड है टाइम प्लेस पर्सन से, देन 5 मार्क्स। कंफ्यूज्ड है पेशेंट स्लाइटली, 4 मार्क्स। इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज कर रहा है, देन 3।
इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड क्रिएट कर रहा है 2 एंड कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है पेशेंट का तो 1। पेशेंट अगर आपसे सारे कमांड्स ओबे कर रहा है देन 6 मार्क्स। लोकलाइज टू पेन है 5, विड्रॉज टू पेन है देन 4, फ्लेक्शन है या हम इसको बोल सकते हैं डीकॉर्टिकेट कंडीशन जिसमें हम देते हैं 3, एक्सटेंशन डीसेरेब्रेट कंडीशन जिसमें हम देते हैं 2 एंड बिल्कुल भी रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं कर रहा है पेशेंट देन 1। ठीक है, तो ये था आपका जीसीएस स्कोर। जीसीएस स्कोर देखने के बाद हम अब चलते हैं अपडेट फॉर्म में जिसमें हम जीसीएस स्कोर को देखा जाता है जीसीएसपी। जीसीएसपी अभी जीसीएस स्कोर अपडेट हो चुका है जिसमें एक और पैरामीटर ऐड हुआ है जो 2018 में 4th पैरामीटर ऐड हुआ है प्यूपिल रिएक्शन टू लाइट। प्यूपिल रिएक्शन टू लाइट। सो now Glasgow Coma scale is updated and the word goes to GCSP. Okay, GCSP Glasgow Coma scale and pupil reaction to light या फिर pupil reactivity score। क्लियर है? तो GCSP अब हम पढ़ते हैं पूरा GCSP जिसमें Glasgow Coma scale and pupil reaction के बारे में हम देखते हैं। तो GCSP described by Paul Brennan, Gordon Murray and Graham Teasdale in April 2018। अप्रैल 2018 में हमें 4th पैरामीटर ऐड करने वाले ये 3 न्यूरोसर्जन्स थे जिन्होंने हमें 4th पैरामीटर के बारे में बताया था जो क्या है प्यूपिल रिएक्शन टू लाइट। हमने आई रिस्पॉन्स देखा था, वर्बल रिस्पॉन्स देखा था एंड मोटर रिस्पॉन्स देखा था। 4th पैरामीटर ऐड हुआ है हमारा प्यूपिल रिस्पॉन्स जिसमें जैसे कि डॉक्टर लास्ट मोमेंट में प्यूपिल का रिएक्शन देखते हैं, टॉर्च अप्लाई करके प्यूपिल रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये देखते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर पता चला था कि कई सारे स्टडीज के बाद में कि नहीं इसके थ्रू भी कई बार कई सारे चीजें पता चलती है या प्यूपिल के वजह से भी पेशेंट कई बार रिएक्ट करके वापस कॉन्शियस होते हैं। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं नेक्स्ट जीसीएसपी स्कोर क्या है। तो जीसीएसपी स्कोर है 1 to 15। 1 इज अ मिनिमम स्कोर एंड 15 इज द हाईएस्ट स्कोर। टोटल जीसीएसपी स्कोर बोला है हमने। जीसीएस स्कोर जो हमने देखा था वो 3 to 15 था और ये है 1 to 15। इसे भी हम आगे देखते हैं कि 1 क्यों और 15 कैसे। सो नेक्स्ट जीसीएसपी स्कोर निकालने के लिए सबसे पहले हमें जीसीएस स्कोर माइनस पीआरएस दैट इज प्यूपिल रिएक्टिविटी स्कोर देखना है। ठीक है, सबसे पहले हमें पीआरएस स्कोर देखना, पीआरएस स्कोर निकालना पड़ेगा। पीआरएस स्कोर प्यूपिल रिएक्शन टू लाइट हम कैसे निकालना है तो ये है इसका चार्ट। प्यूपिल अनरिएक्टिव टू लाइट एंड प्यूपिल रिएक्टिविटी स्कोर। प्यूपिल अनरिएक्टिव टू लाइट एंड प्यूपिल रिएक्टिविटी स्कोर। अगर दोनों प्यूपिल बोथ प्यूपिल अनरिएक्टिव है मतलब आपने टॉर्च अप्लाई किया है प्यूपिल रिएक्ट नहीं कर रहा है आपके लाइट पर तो हमें मार्क कितना देना है 2। मैंने -2 यहाँ इसलिए लिखा है ताकि ये पता चले कि ये आपका एक नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ये कैसी मार्किंग है, ज्यादा स्कोर है इसका मतलब ये नहीं है कि एक पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव मार्किंग है कि पेशेंट के दोनों प्यूपिल रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, अगर एक प्यूपिल अनरिएक्टिव है दैट मीन्स दूसरा प्यूपिल रिएक्ट कर रहा होगा तो हमें पेशेंट को क्या करना है -1 मतलब या -1 ना बोलकर हम बोल सकते हैं 1 मार्क हमें से देना है। ठीक है, नीदर प्यूपिल अगर दोनों ही प्यूपिल अनरिएक्टिव है दैट मीन्स पेशेंट कॉन्शियस है, नॉर्मल है, आई रिस्पॉन्स कर रहा है प्लस प्यूपिल रिस्पॉन्स भी प्रॉपरली कर रहा है। क्लियर है, तो 0। द जीसीएसपी स्कोर इज कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द प्यूपिल रिएक्टिविटी स्कोर फ्रॉम ग्लासगो कोमा स्केल। अगर हमें जीसीएसपी स्कोर निकालना है तो हमें जीसीएस माइनस पीआरएस करना पड़ेगा। तो जीसीएस माइनस पीआरएस जैसे सपोज अगर जीसीएस हमारा कितना आ रहा है 8 आ रहा है तो हमें माइनस अगर हमारा पीआरएस का स्कोर सपोज हमारा कितना है 2 है तो हम 8 - 2 करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारा टोटल जीसीएसपी स्कोर कितना आया है 6। ओके, नेक्स्ट मिनिमम जीसीएसपी स्कोर इज इक्वल टू मिनिमम जीसीएस माइनस
मिनिमम पीआरएस, मिनिमम जीसीएस कितना था हमारा 3 एंड मिनिमम पीआरएस स्कोर कितना है, मिनिमम मतलब मैंने वापस बोला था, मैंने माइनस इसलिए मार्क किया था ताकि ये नेगेटिव -2, ठीक है। तो हमारा मिनिमम कितना है 2, क्लियर है, 3 - 2 इज 1। सो हमारा जीसीएसपी का मिनिमम स्कोर कैसे पता चला 1, ये अभी हम लोगों ने समझ लिया। देन मैक्सिमम जीसीएसपी स्कोर इज मैक्सिमम जीसीएस माइनस मैक्सिमम पीआरएस। सो मैक्सिमम जीसीएस था आपका 15 एंड आपका पॉजिटिव मार्क कितना है, या हम बोल सकते हैं मैक्सिमम मार्क इसमें कितना है 0, सो 15, क्लियर है। तो आपका इस टाइप से जीसीएसपी का मिनिमम जीसीएसपी स्कोर होता है 1 to 15। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। आपने आई रिस्पॉन्स देख लिया है, वर्बल रिस्पॉन्स देख लिया है, मोटर रिस्पॉन्स देख लिया है एंड प्यूपिल रिस्पॉन्स भी आपने देख लिया है, ठीक है। अभी आपको पेशेंट को क्या करना है, स्कोरिंग के थ्रू पेशेंट के अंदर क्या कंडीशन हो रही है, पेशेंट का कॉन्शियस लेवल किस टाइप से अल्टर्ड हो रहा है और किस टाइप के आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं पेशेंट को, ये चीजें आपको देखनी है और बतानी है, ठीक है। तो फर्स्ट आप देखते हैं नॉर्मल, हमने यहाँ पर क्या देखा, पेशेंट नॉर्मल टू सीवियर, पेशेंट क्या हो रहा है नॉर्मल टू सीवियर में कैसे जा रहा है, क्लियर है। तो पेशेंट नॉर्मल टू सीवियर में जब जाता है, फर्स्ट आपका है कॉन्शियसनेस, स्टेट ऑफ अलर्टनेस और अवेयरनेस, मतलब पेशेंट नॉर्मल है, दैट मींस 15 मार्क पेशेंट का जो जीसीएस स्कोर है, जीसीएसपी स्कोर है, वो कितना आ रहा है 15, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंफ्यूजन, कंफ्यूजन में क्या कंडीशन है आपकी, पेशेंट डिसओरिएंटेड है, ठीक है। पेशेंट कैसा है डिसओरिएंटेड है, पेशेंट कैसा है डिसओरिएंटेड टू सराउंडिंग्स, मतलब आसपास के एनवायरनमेंट से अवेयर नहीं है, डिसओरिएंटेड है, और इम्पेयर्ड जजमेंट है, मतलब पेशेंट का जो थिंकिंग लेवल है कैसा हो रहा है इम्पेयर्ड हो रहा है, पेशेंट कंफ्यूज्ड है, क्लियर है। तो ये कौन सी स्टेट होती है, कंफ्यूजन स्टेट। नेक्स्ट है डिलीरियस, डिलीरियस मीन्स रेस्टलेसनेस, हेलुसिनेशन एंड डेल्यूशन, मतलब कि पेशेंट को मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है या फिक्स्ड एंड फॉल्स बिलीफ हो रहा है पेशेंट को, जिसको हम, और रेस्टलेसनेस फील कर रहा है पेशेंट, जो हम क्या कहते हैं डिलीरियस कंडीशन। नेक्स्ट है आपका लिथार्जिक कंडीशन, लिथार्जिक में क्या हो रहा है, पेशेंट ड्राउजीनेस फील कर रहा है, सोमनोलेंट फील कर रहा है, पेशेंट को बहुत ज्यादा बार बार सो रहा है, पेशेंट नीड्स जेंटल वर्बल और टच स्टिमुलेशन टू इनिशिएट रिस्पॉन्स, पेशेंट को पेशेंट के रिस्पॉन्स के लिए हमें कुछ स्टिमुलेट्स देने पड़ रहे हैं, जैसे कि पेशेंट को उठाना पड़ रहा है, जबरदस्ती मारना पड़ रहा है, मार के उठाना पड़ रहा है मीन्स, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन कौन सा होता है आपका लिथार्जिक कंडीशन। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्टुंडेड कंडीशन, response slowly to external stimulation and needs repeated stimulation to maintain attention and response, पेशेंट को बार बार आपको बोलना पड़ेगा, बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि कोई उनसे बात कर रहा है, कोई उनसे बोल रहा है, ये कंडीशन होती है आपकी बहुत, जिसमें पेशेंट बहुत ज्यादा स्लोली वर्क करता है, या पेशेंट को बार बार किसी भी चीज को रिपीटेडली उसे स्टिमुलेट करना पड़ता है, अपना उसका अटेंशन, उसका फोकस एक जगह पर लाने के लिए, क्लियर है। नेक्स्ट है उसका स्टूपरस कंडीशन, ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको हम बोलते हैं म्यूट एंड मोशनलेस, म्यूट एंड मोशनलेस। ये कंडीशन कब होती है, जब पेशेंट किसी भी टाइप के ट्रॉमा से गुजरता है, उस कंडीशन में पेशेंट म्यूट और मोशनलेस हो जाता है, जैसे कि पेशेंट लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है पेशेंट के अंदर, जिसके वजह से पेशेंट ना बोल पाता है, किसी भी बातों को ना बोल पाता है, ना ही किसी भी टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म करता है, क्लियर है। जैसे कि किसी भी टाइप का कोई भी ट्रेजेडी हो गई है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, उस कंडीशन को एकदम से पेशेंट ने देख लिया है, अब वो उस सदमे में जा चुका है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका कोमा, कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कोमा कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जीसीएस स्कोर, जीसीएसपी स्कोर जब हम पेशेंट का देखते हैं या असेस करते हैं जीसीएसपी, तो उन कंडीशन में पेशेंट के अंदर हमें इस टाइप के कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिनके लेवल पर हम पेशेंट को स्कोरिंग करते हैं। तो हमने पहले स्कोर देख लिए थे, अभी हम पेशेंट किस कैटेगरी में या किन कंडीशंस में आ रहा है, सीवियरिटी में आ रहा है, तो ये हम देखते हैं। तो फर्स्ट आपका है मार्किंग के थ्रू अगर हम देखते हैं पेशेंट को, तो सीवियर में जो पेशेंट आएगा उसका 3 to 8, अगर जीसीएसपी का स्कोर 3 to 8 है, दैट मीन्स पेशेंट के अंदर हमें स्टूपरस और कोमा की कंडीशन दिखाई देगी, जो कि सीवियर इंजुरी या फिर सीवियर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का एक
साइन होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, पेशेंट का स्कोर अगर 9 to 12 के बीच में आ रहा है, दैट मीन्स पेशेंट को मॉडरेट इंजुरी है, जिसमें पेशेंट के अंदर आपको लेथार्जिक एंड ऑब्ट्यूनेटेड साइन सिम्टम्स दिखेंगे। नेक्स्ट, अगर पेशेंट का स्कोर 13 to 14 है, दैट मीन्स पेशेंट को माइल्ड प्रॉब्लम्स हो रही है, जिसमें पेशेंट को कंफ्यूजन एंड डिलीरियस कंडीशन में पेशेंट आपको दिखाई देगा। 15 इसलिए यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है बिकॉज 15 इज अ नॉर्मल कंडीशन, कॉन्शियस कंडीशन, जिसमें पेशेंट प्रॉपरली अवेयर होता है और कॉन्शियस होता है हर चीज के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग विद ग्लासगो कोमा स्केल। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो हमारे ग्लासगो कोमा असेसमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं या किसी भी टाइप से हम नहीं उस असेसमेंट को प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। क्लियर है। तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन से फैक्टर्स है। फर्स्ट है आपका प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर, जैसे कि लैंग्वेज बैरियर, इंटेलेक्चुअल और न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट या हियरिंग लॉस एंड स्पीच इम्पेडिमेंट। क्लियर है। तो प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर्स जैसे कि हमने बोला लैंग्वेज बैरियर, हो सकता है पेशेंट को आपका लैंग्वेज मतलब नर्स का लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर नर्स को पेशेंट का लैंग्वेज प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है, या लैंग्वेज वो दोनों एक दूसरे का अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं तो लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे। इंटेलेक्चुअल एंड न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट, अगर पर्सन को किसी भी टाइप का न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट है तो वो किसी भी टाइप से उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को नहीं दे पाएगा, जिसके वजह से वो एक प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है। हियरिंग लॉस, पेशेंट का अगर हियरिंग लॉस का कंडीशन है या स्पीच इम्पेडिमेंट है तो पेशेंट बोल नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट्स ऑफ करंट ट्रीटमेंट, दैट मीन्स पेशेंट को अगर फिजिकली उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे फ्रैक्चर है तो मोटर रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। फार्माकोलॉजिकल, दैट मीन्स सडेशन पर है पेशेंट। क्लियर है। पेशेंट क्या है, सडेटिव्स ले रहा है तो पेशेंट आपको किसी भी टाइप से रिस्पॉन्स नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट्स ऑफ अदर इंजुरीज। इफेक्ट्स ऑफ अदर इंजुरीज में जैसे कि क्रेनियल फ्रैक्चर एंड स्पाइनल कॉर्ड डैमेज। सो ये था आपका ग्लासगो कोमा स्केल। आई होप आपको सारा चीजें समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।